इंटीग्रेशन 3x बटे में है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि समाकलन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस तरह का समाकलन कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको देखना होता है कि जो चर राशि होती है उसकी घात ऊपर कम होनी चाहिए और नीचे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आपको भाग करना होता है, यानी कि x² माइनस 1 बटे में x³ माइनस 3। अगर इस तरह से यहाँ पर जो चर राशि है उसकी घात है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पहले नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करना पड़ेगा भाग विधि से। तो यहाँ पर देखिए x की गुणा अगर हम x से करेंगे तो x² हो जाएगा और x² की गुणा अगर x से करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर नीचे की तरफ घात 3 है, यानी कि ऊपर घात कम है और नीचे घात ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको भाग नहीं कर सकते। अब आपको दूसरे नंबर पर यह देखना है कि जो नीचे लिखा हुआ है गुणनखंड है उनके हम और भी ज़्यादा गुणनखंड कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि अगर नीचे की तरफ लिखा हुआ होता कि x² माइनस 4 ये लिखा हुआ होता तो हम इसके गुणनखंड कर सकते थे। क्या हो जाते? x+2 इंटू x-2। क्यों ऐसा होता? एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। इसका फॉर्मूला होता है a+b इंटू a माइनस b। कहने का ये मतलब है कि जो नीचे गुणनखंड होंगे उनको हमें रैखिक बहुपद के रूप में तोड़ना है। रैखिक बहुपद मतलब कि जिसमें चर राशि की घात 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए x की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसलिए हम इसको आगे हल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इस तरह से रैखिक बहुपद के रूप में तोड़ना होता। अगर यहाँ पर बाजी चांस कोई ऐसा बहुपद है कि उसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो उसको हम द्विघात बहुपद के रूप में ही रखते और आगे हल करते, लेकिन उसकी कंडीशन और हो जाती तो हम उसको कुछ और तरीके से हल करते। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए घात 1 लिखी हुई है, यानी कि जो बहुपद है रैखिक बहुपद है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जी यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है यानी कि समाकलन, उसको यहाँ पर लिखेंगे 3x बटे में x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब बराबर में आपको लिखना है a बटे में पहले वाले गुणनखंड को लिखना है x-1 प्लस का निशान लगाना है b बटे में लिखना है दूसरे वाले गुणनखंड को x-2 प्लस c बटे में लिखना है तीसरे वाले गुणनखंड को। अब आपको यहाँ पर लैसा लेना है। लैसा लेने के बाद हमारे पास कुछ ये ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बटे में x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 बराबर में हो जाएगा। यहाँ से इन तीनों का लैसा लेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा सेम, यानी कि इन तीनों की गुणा हो जाएगी x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। अब देखिए x-1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर x-1 को छोड़ देंगे और इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे इसके साथ में। तो a इंटू हो जाएगा x-2 इंटू x-3 प्लस का निशान लगाएंगे b। यहाँ पर देखिए x-2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर नीचे x-2 को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है उनकी आपस में गुणा करके b के साथ गुणा कर देंगे। तो x-1 x-3 x-1 इंटू x-3 प्लस c। अब x-3 को छोड़ना है यहाँ पर और इन दोनों की गुणा करनी है इसके साथ में c x-1 इंटू x-2। अब देखिए आप चाहे तो इस वाली संख्या को इस तरफ लेकर के आ जाइए, यहाँ पर भाग में है तो इस तरफ गुणा में आएगी यहाँ पर,
तो ये वाली संख्या इस संख्या से कट जाएगी। या फिर आप चाहो तो इसको यहीं पर ही काट सकते हैं, ये संख्या इस संख्या से कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बराबर में ये संख्या बच जाएगी a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में क्या है b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसके बराबर में 0 लिखना है और जो x का मान आएगा वही हमें इस पूरी समीकरण में रखना है। x बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x माइनस 1 बराबर में 0 रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे। इन तीनों को रखना है एक एक बार। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान 1 आ जाएगा और यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 3। तो x बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 3 बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 बचेगा, 1 माइनस 3 तो माइनस का बचेगा 2, -2 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और 1 की गुणा करेंगे उसके साथ में तो हो जाएगा 2a। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कटेगा तो ये हो जाएगा 0। जब हम 0 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, 3/2। a बराबर 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये इस तरफ गुणा में है, तो इस तरफ हो जाएगा भाग में। तो a का मान कितना आया, 3/2। अब हमें यहाँ पर x के स्थान पर 2 को रखना है, जो कि हमने पहले से ही निकाल लिया था, साइड में 2 रख देंगे। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। यहाँ पर देखिए 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 आएगा, 2 माइनस 3 तो आएगा माइनस का 1, -1 की गुणा +1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1, और जब हम -1 की गुणा b से करेंगे तो ये हो जाएगा -b। अब देखिए जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो उसकी वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा। तो b का मान कितना आएगा, -6। हम माइनस को इस तरफ लेकर आ जाएंगे। अब हमें x के स्थान पर +3 को रखना है, x बराबर 3 रखने पर यहाँ पर 3 को रखेंगे तो 9 हो जाएगा बराबर, जब हम यहाँ पर 3 को रखेंगे तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 होगा, और उसके वजह से ये सब कुछ 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब हम 3 को रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो प्लस का 1 हो जाएगा। +2 और +1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और जब हम 2 की गुणा c से करेंगे तो 2c हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान हमारे पास क्या आया, 9/2। अब हमें a, b और c का मान यहाँ पर रखना है समीकरण 1 में, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 3x बटे में क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में क्या है, a के स्थान पर 3/2 को रखेंगे, 3/2, और बटे में क्या है, x माइनस 1 प्लस b के स्थान पर क्या रखना है, -6 को, और बटे में क्या है, x माइनस 2 प्लस
सी के स्थान पर क्या रखना है 9/2 को, और बटे में क्या है x-3। अब हमें क्या करना है, इसके स्थान पर इस संख्या को रखना है जो भी हमारे पास आया है। इसको हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके लिखना है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को अलग अलग करना है, यानी कि इसके साथ में इंटीग्रेशन को लगाना है और बाद में dx को लगाना है। इसी तरह से इन दोनों के साथ में भी करना है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 3/2 और बटे में x-1 dx हो जाएगा। यह हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन -6/x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन 9/2 और बटे में x-3 dx। अब हमें इन सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ है, तो हम इसको सामने की तरफ लेकर आ जाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बचेगा 1 बटे में x-1 dx। -6 को भी हम सामने की तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। तो -6 इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 बचेगा x-2 dx। अब इसको भी हम सामने की तरफ लेकर आएंगे क्योंकि ये भी क्या है कांस्टेंट, प्लस 9/2 इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटे में x-3 dx। अब देखिए इन सभी का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फलन है जिसको हम t मान ले, u मान ले, v मान ले, यानी कि कुछ भी मान सकते हैं। तो जिसको हमने t माना है उसका अवकलन करने के बाद इसी में से कुछ आ जाना चाहिए। जैसे x-1, इसको अगर हम t मान ले, x-1 को अगर t मान ले तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और -1 का अवकलन हमेशा 0 होगा। तो बराबर t का अवकलन होता है dt/dx। dx को इस तरफ लेकर आएंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt, यानी कि यहाँ पर देखिए dx के स्थान पर dt को लिखना है और उसके अलावा सब कुछ झुका तो रहेगा। और यहाँ पर जब हम x-1 के स्थान पर t को करेंगे और यहाँ पर dx के स्थान पर dt को रखेंगे तो हमारे पास कैसा होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और dt। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है log t और प्लस सी को हमें इसलिए लगाना होता है क्योंकि इंटीग्रेशन किया है, उसके बाद ये होता है समाकलन अचर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर भी x-2 को t मान ले, x-2 को t मान ले और इसका अवकलन करें तो हमारे पास जो है इसी में से कुछ आ जाएगा। तो x का अवकलन 1, -2 का अवकलन 0 और इसका अवकलन होता है dt/dx। हम dx को इस तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर बचेगा dt, यानी कि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे dx के स्थान पर dt को रखेंगे और यहाँ पर t को रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, यानी कि इन तीनों का अवकलन कुछ इस तरह से होगा 1/t के जैसा। अगर आपको ऐसा पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर नहीं आपको पता तो आपको ये सब कुछ लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसको अलग मानना पड़ेगा, इसको अलग और इसको अलग मानना पड़ेगा, सभी की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसका अवकलन करने के बाद ऊपर वाली संख्या आ जाती है और इसका अवकलन करने के बाद भी इसी में से कुछ आ जाता है, यानी कि ऊपर वाली संख्या 1 आ जाती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, तो हम यहाँ पर इन सभी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे। तो यह आएगा 3/2 log t के स्थान पर जैसे कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें t के स्थान पर उसी संख्या को लिखना होता है, उसी फलन को लिखना होता है जिसको हमने t के बराबर माना था। तो यहाँ पर x-1 का यूज करेंगे, यहाँ पर x-2 का यूज करेंगे और यहाँ पर x-3 का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा t के स्थान पर x-1। हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके साथ में c को नहीं लगाना और इसके भी साथ में c को नहीं लगाना और इसके भी साथ में c को नहीं लगाना। इन सभी का इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे लास्ट में एक बार c को लगाना है।
यहाँ से आएगा -6 और गुणा में हो जाएगा log t। t के स्थान पर क्या है x-2 प्लस 9/2 log t। t कितना है x-3 और सबसे लास्ट में प्लस c को जोड़ देंगे।